आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति के बारे में। पिछले जो दो वीडियो थे उनमें एक वीडियो में अपन ने कार्बन की विशेषता देखी थी और दूसरे वीडियो में अपन ने जैव शक्ति सिद्धांत तथा हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं कार्बन यौगिकों का नाम कौन कौन सी पद्धति में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों का नामकरण 3 पद्धतियों में लिखा जाता है, जिनमें से एक पद्धति होती है रूढ़ पद्धति। एक पद्धति रूढ़ पद्धति है। दूसरा इस कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति व्युत्पन्न पद्धति होती है। और तीसरी पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। तो ये कार्बन यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। इस वीडियो में अपन रूढ़ पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे कि रूढ़ पद्धति क्या है। तो आज सबसे पहले देखते हैं रूढ़ पद्धति के बारे में। पहली पद्धति रूढ़ पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या फिर गुणों के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर नामकरण किया जाता है। ये इस पद्धति की विशेषता है। रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, इसमें पहला देखते हैं CH4। अब ये जो CH4 है ये दलदल से प्राप्त होती है। दलदल से प्राप्त होने के कारण इसका नाम है मार्स गैस। CH4 का रूढ़ पद्धति में नाम मार्स गैस होता है, क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार दूसरा देखें CH3OH। ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। CH3OH का रूढ़ पद्धति में नाम कास्ट स्प्रिट होता है, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट बोला जाता है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं CH3COOH। ये सिरके के लैटिन नाम से लिया गया है। सिरके का लैटिन नाम एस्टम, तो उससे होगा एसिटिक अम्ल। CH3COOH का रूढ़ पद्धति में नाम एसिटिक अम्ल होता है। चौथा एक और उदाहरण देखें, HCOOH। ये चींटी यानी फार्मिका से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, चींटी यानी फार्मिका से ये प्राप्त हो रहा है, इसलिए HCOOH इसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार एक और देखें, नंबर 5 पे देखते हैं। C, इससे एकल बंद से है H, एकल बंद OH, एकल बंद CH3, एकल बंद COOH। ये लैक्टम दूध से प्राप्त होता है, इसलिए इसका रूढ़ पद्धति में नाम लैक्टिक अम्ल है। तो ये थे कुछ यौगिक जिनका अपन ने रूढ़ पद्धति में नामकरण देखा। ये लैक्टिक अम्ल, जिसका नाम लैक्टिक अम्ल क्यों पड़ा, क्योंकि ये लैक्टम या दूध से प्राप्त होता है। CH4 दलदल से प्राप्त होती है, इसलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है। CH3OH कास्ट स्प्रिट है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। CH3COOH एसिटम से उसका नाम पड़ा है एसिटिक अम्ल। HCOOH चींटी यानी फार्मिका से हो रहा है, तो उसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया।
ये थे कुछ यौगिक जिनका रूढ़ पद्धति में नामकरण अपन ने देखा। अब इनका नाम किस प्रकार से लिखते हैं रूढ़ पद्धति में, उसके बारे में देखें तो जो कार्बनिक यौगिक हैं वो 3 तरीके से जुड़ते हैं। जुड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका, अगर कार्बन आपस में असाखित रूप से जुड़ते हैं, कार्बन परमाणु असाखित रूप में जुड़े, यानी एक सीधी श्रृंखला बनाए, उनमें कोई शाखा न निकले, वो होता है असाखित। तो जो असाखित रूप में जुड़े तो उसका नाम लिखने के लिए या तो नॉर्मल या फिर उसको बोला जाता है एन यौगिक। असाखित का नामकरण नॉर्मल या एन यौगिक के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH3। तो यहाँ पे एक सीधी श्रृंखला प्राप्त हो रही है, अर्थात ये असाखित श्रृंखला है। तो इसका नामकरण लिखने के लिए एन फिर हाइफन चिन्ह। अब इसमें कार्बन देखेंगे कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो 4 को बोला जाता है ब्यूट। कार्बन की संख्या 4 के लिए पूर्व लगन लगता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो अनुलग्न एन लगता है, इसलिए इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन भी बोला जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें, जैसे ये वाला लें, CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH3। यहाँ पे असाखित श्रृंखला है ये भी, इसलिए यहाँ एन और श्रृंखला गिन ले, 1 2 3 4 5। श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पूर्व लगन लगेगा पेंट, और इसके लिए अनुलगन एन लगता है क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। तो ये हो गया असाखित, जिसको नॉर्मल या एन यौगिक के रूप में उसका नाम लिखा जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जब ये साखित रूप में जुड़ते हैं तो उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा है साखित। जब कार्बन परमाणु आपस में साखित रूप में जुड़े, तो जब ये साखित रूप में जुड़ते हैं तो नामकरण के पूर्व लगन में लगाया जाता है आइसो। पूर्व लगन आइसो, यानी साखित का मतलब है इस प्रकार से जुड़े, जैसे कार्बन से यहाँ एक कार्बन परमाणु इस प्रकार से जुड़ रहा है और ये दूसरा परमाणु इस प्रकार से जुड़ रहा है, इधर अन्य कोई परमाणु है, तो यहाँ ये जो शाखा बन रही है इस समूह को कहा जाता है आइसो। जैसे इसका उदाहरण देखें, CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3, यहाँ एकल बंध CH3। यहाँ एक ही H जुड़ेगा क्योंकि इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़ चुके हैं, एक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए इससे यहाँ एक H जुड़ा है। अब इसका नाम लिखें तो यहाँ इसको देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ एक सीधी श्रृंखला नहीं है, यहाँ साखित है। ये साखित है तो इसके लिए यहाँ लगाया जाएगा आइसो। अब इसमें कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो अनुलग्न लगेगा एन, तो इसका नामकरण हो गया आइसोब्यूटेन। अर्थात जब साखित होता है तो वहाँ आइसो जोड़ा जाता है, फिर कार्बन की संख्या जितनी भी होती है उस कार्बन के लिए पूर्व लगन और बंध के आधार पे अनुलग्न लगाया जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH, एकल बंध यहाँ से H, इससे CH3 इसका नामकरण लिखें तो यहाँ पर भी साखित श्रृंखला नजर आ रही है। साखित नजर आ रही है तो यहाँ लिखा जाएगा आइसो। अब श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 को बोला जाता है हेप्ट। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है इसलिए अनुलग्न हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया आइसो
हेप्टेन। यहाँ इस कार्बन का ये परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी ये कार्बन इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ H से नहीं जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तीसरा देखें, जब ये कार्बन परमाणु आपस में चक्रीय रूप में जुड़ते हैं तो उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा है चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो। जब कार्बन परमाणु चक्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उनके नामकरण के लिए नियो जोड़ा जाता है। रूढ़ पद्धति में उनके नामकरण के लिए नियो जोड़ते हैं। जैसे इस प्रकार से हो, ये एक कार्बन परमाणु सेंटर में है और इससे ये 4 कार्बन परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो इस समूह को कहा जाता है नियो। जब कार्बन परमाणु एक चक्कर के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उस समूह को नियो कहते हैं। अब इसका नामकरण देखें तो एक चक्कर नजर आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा नियो। अब इसमें टोटल कार्बन की संख्या देखें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो यहाँ पूर्व लगन लगेगा पेंट, एकल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य, इसलिए अनुलगन होगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। तो ये थी कार्बन यौगिकों के नामकरण की पहली पद्धति, रूढ़ पद्धति, जिसमें अपन ने कार्बन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो देखा। अगर असाकित रूप में जुड़ते हैं तो नॉर्मल या एन यौगिक बोला जाता है, साकित रूप में जुड़ते हैं तो उनको आइसो कहेंगे, और जब वो एक चक्कर के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसको नियो कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको रूढ़ पद्धति समझ में आई होगी। व्युत्पन्न पद्धति की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जो कार्बन और उसके यौगिक वाले जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 4, उसमें अपन चर्चा करेंगे व्युत्पन्न पद्धति की। धन्यवाद।